अक्टूबर महीने में भी देश के कई हिस्से बाढ़ से बेहाल हैं, जहां से कुछ डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। दक्षिण भारत का भी हाल बुरा है, जहां आंध्र प्रदेश के निचले हिस्सों में ये साथ साथ हाईवे तक सुरक्षित नहीं है। और जब हाईवे सुरक्षित नहीं तो वहां से गुजरना कितना जोखिम भरा हो सकता है, वो दहशत में डालने वाली ये तस्वीरें बताती हैं। ये तस्वीर आंध्र प्रदेश के तादीपत्री अनंतपुर हाईवे की है, जहां से एक टैंकर गुजर रहा था। 12 पहियों पर चलने वाले इस टैंकर के ड्राइवर को शायद ये गुमान रहा हो कि वो पानी की रफ्तार को मात देकर सुरक्षित अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस टैंकर को आता देख कुछ लोग वीडियो बनाने लगे, लेकिन तभी अचानक चीख पुकार मच गई। जब नजर उधर गई तो टैंकर पानी की धारा के साथ सड़क से नीचे की तरफ बहता दिखा, और जब तक कोई कुछ समझ पाता, हिचकोले और हिलोरे मारता ये टैंकर पानी में बहने लगा। फिर तो हर तरफ अनहोनी का शोर गूंज पड़ा। टैंकर की ये तस्वीर निश्चित रूप से डराने वाली है। यही हाल अनंतपुर के तमाम निचले इलाकों का नजर आया। अनंतपुर के आसपास के निचले इलाके समंदर में बदल गए, जहां जगह जगह लोग फंसे नजर आए। एक जगह तो पानी में फंसा बाइक सवार बेबस दिखा, जिसे फौरन मदद की जरूरत थी। नदियों में उफान के साथ ही भारी बारिश ने आंध्र प्रदेश में दिल दहलाने वाली तबाही मचाई, लेकिन पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भी हालात अच्छे नहीं दिखे। हूबहू आंध्र प्रदेश जैसा हाल तेलंगाना का भी दिखा। यकीन ना हो तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की इन तस्वीरों को देखिए, जिसके राजधानी होने पर ही यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ बीती रात 2 घंटे की बारिश ने ही कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। फिर तो सड़कें पहाड़ी नदियां जैसी मालूम पड़ने लगी, जिसकी तेज धारा के सामने सब कुछ तिनका लगता है। सड़क पर बहते पानी के साथ गाड़ियां बहने लगी। जब कार बह गई तो इस धारा के सामने ऑटो की क्या बिसात। ऑटो भी कागज की नाव की तरह इस तरह बहा जैसे बिना माझी और पतवार के नाव बहती है। इस तरह की तुलना की वजह है। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। एक स्कूटी पानी में बह रही है, जिसे बचाने के लिए उसका मालिक पूरा जोर लगा रहा है, और जो कसर बच गई उसे ये नई खौफनाक तस्वीर पूरी कर रही है। हैदराबाद के इस निचले इलाके की सड़क पर एक बाइक सवार तेज रफ्तार पानी की चपेट में आया तो उसका बैलेंस बिगड़ गया, और जैसे ही वो पानी में गिरा, पूरा जोर लगाने के बावजूद वो बाइक को नहीं बचा पाया। लाख जतन के बावजूद तेज धारा में बाइक बह ही गई। गनीमत केवल इतनी रही कि पास ही खड़े एक शख्स ने बाइक सवार को पानी में बहने से बचा लिया। जाहिर है बारिश से हालात बेहद खराब हो गए और हैदराबाद का यूसुफ सराय इलाका नर्क में बदल गया, जहां घरों में घुसे पानी को निकालने की कोशिश करता ही हर शख्स नजर आया। यही हाल आंध्र प्रदेश का भी दिखा, जहां अनंतपुरा में गलियों में पानी जमा हो गया, और आसपास के निचले इलाके तो समुद्र में बदल गए, जहां जगह जगह लोग फंसे नजर आए। एक जगह तो पानी में फंसा बाइक सवार बेबस दिखा, जिसे फौरन मदद की जरूरत थी। अब हिजाब पर पाबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की अलग अलग राय की वजह से ये मामला और उलझ गया, जिसके बाद इस केस को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया और उनसे बड़ी बेंच की गठन की अपील की गई। यानी कर्नाटक के गर्ल्स कॉलेज से शुरू हुए विवाद का अंत फिलहाल नहीं हो पाया, जबकि सुबह से ही इस मामले में दिलचस्पी रखने वाले हर व्यक्ति की निगाह सुप्रीम कोर्ट पर थी। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई तो जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने फैसला सुनाना शुरू किया। जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें हिजाब को इस्लाम धर्म में जरूरी धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं माना गया था और स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन जस्टिस धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि लड़कियों की शिक्षा महत्वपूर्ण है, जो बहुत दिक्कतों का सामना कर पढ़ने आती हैं। इसलिए हाईकोर्ट को धार्मिक अनिवार्यता के सवाल पर नहीं जाना चाहिए था। जस्टिस धूलिया साहब का जब उसको सुनते हैं तो उन्होंने जो एम्फेसिस दिया है, उन्होंने ज्यादा एम्फेसिस उसको चॉइस के ऊपर छोड़ा है। ये उसका अपना चॉइस है, लड़की का अपना चॉइस है, वो अपने सिर पे हिजाब रखना चाहे, सिर पे अपना दुपट्टा रखना चाहे या जो भी कुछ करना चाहे। बटे हुए फैसले के बाद फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा, यानी कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी रहेगी। इस वक्त इस केस को सीजेआई के पास भेज दिया गया और उनसे बड़ी बेंच के गठन की अपील की गई। ऐसे में अब 3 या 5 जजों की खंडपीठ इस पर फैसला कर सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये भेजा जाएगा मामला, और उसको 3 जजेस को, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है कि ये मसला मतलब महत्वपूर्ण है, तो अनुच्छेद 145(3) के अंतर्गत इसको सीधा 5 जजों को भी भेजा जा सकता है। 10 दिनों तक चली सुनवाई के दौरान हिजाब पर पाबंदी और इसके समर्थन में जबरदस्त बहस चली, लेकिन अब इस मामले में दोनों पक्षों को और इंतजार करना होगा। वहीं पीएम मोदी ने आज हिमाचल के ऊना में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ और ऊना होते हुए हिमाचल प्रदेश के आम्ब अंदौरा तक जाएगी। इस ट्रेन के चलने के बाद दिल्ली से ऊना की दूरी सिर्फ 5.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को अंदर से भी देखा और रेल में मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया। पीएम ने ट्रेन के ड्राइवर से भी बात की।
इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए हजारों लोग ऊना रेलवे स्टेशन पहुंचे। पीएम मोदी ने उनका हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। ट्रेन को रवाना करने के बाद पीएम मोदी स्टेशन पर मौजूद लोगों से भी मिले। इस दौरान मोदी के समर्थन में नारे भी लगे। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने के लिए पीएम मोदी कार से ऊना रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान सड़क के किनारे काफी लोग मौजूद थे। ये लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने चंबा में 2 बिजली परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने उस कहावत को बदल दिया है जिसमें कहा जाता था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। यहाँ का पानी भी आपको काम आएगा और यहाँ की जवानी भी जी जान से अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज हिमाचल में देश की सबसे आधुनिक ट्रेन न केवल खड़ी हुई है बल्कि दौड़ पड़ी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने कभी गड्ढे भरने की कोशिश नहीं की, लेकिन मौजूदा सरकार विकास की नई इमारतें बना रही है। उन्होंने कभी ये विकास की आवश्यकताओं के गड्ढे भरने के लिए सोचा नहीं, छोड़ दिया गया था। हमने उसको तो भरा, लेकिन अब मजबूती से नई इमारतें हिमाचल में हम बना रहे हैं। पीएम मोदी ने पहले की सरकारों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में बैठे लोगों ने हिमाचल के हितों का कभी ध्यान नहीं रखा, जिसका खामियाजा यहाँ के भोले भाले लोगों को भुगतना पड़ा। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में ड्रोन की घुसपैठ बीते कुछ समय में तेजी से बढ़ी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सरकारी दस्तावेजों के आधार पर जानकारी दी है कि पिछले 9 महीनों में 191 ड्रोन अवैध तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में घुसे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 171 ड्रोन ने पंजाब सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास घुसपैठ की, जबकि जम्मू सेक्टर में 20 ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में दाखिल हुए। जानकारी के मुताबिक अवैध तरीके से घुसने वाले ज्यादातर ड्रोन वापस लौटने में कामयाब रहे, जबकि 7 ड्रोन को सीमा पर तैनात भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया। बीएसएफ का कहना है कि इन ड्रोन के जरिए जम्मू और पंजाब में हथियार और ड्रग्स की सप्लाई के लिए ये काम आते हैं। ड्रोन की अवैध घुसपैठ के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ बताया जाता है। अब अमेरिका की चेतावनी के बावजूद रूसी सेना के मिसाइल यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर हमले करते दिखे। जानकारों की माने तो रूस यूक्रेन को सीरिया की तरह तबाह करने के मिशन पर बढ़ रहा है। इसके लिए रूस ने अपने कई घातक KA-52 हेलीकॉप्टर्स को जंग के मैदान में उतारा है, जिसके जरिए यूक्रेन के सैनिकों पर बमबारी की गई। रूस के इस हेलीकॉप्टर ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दागे। वहीं रूसी सेना ने खेरसॉन में कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया, जिसके जरिए यूक्रेन के कई टैंकों को निशाना बनाया गया। एक टैंक पर हमले के बाद कई सैनिक जमीन पर गिरते नजर आए। रूसी सेना ने इस क्षेत्र में यूक्रेन के 4 टैंक तबाह करने का दावा किया। रूसी सैनिक BM-21 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल कर यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बीच रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने G7 देशों से तत्काल वायु रक्षा प्रणाली की मांग की है। यूक्रेन के आकाश की रक्षा करने में मदद करना हमारे समय के यूरोप के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानवीय कार्यों में से एक है। यूक्रेन ने भी 4 रूसी हेलीकॉप्टर और 10 से अधिक ईरान में बने ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। और रूस अब 50 साल पुराने शीत युद्ध के जमाने के टैंक की मरम्मत में भी जुटा दिख रहा है। रूस के कई टैंकों को यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइल्स और टर्की के ड्रोन की मदद से मार गिराया, जिसके बाद पुतिन नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके तहत रूस अब 800 से ज्यादा T-62 टैंकों को फिर से आधुनिक बना रहा है। रूसी मीडिया की ओर से जारी एक वीडियो में एक प्लांट में कर्मचारी T-62 टैंकों को ठीक करते दिखाई दिए। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा अधिकारी रूसी सेना का रिटायर्ड जनरल है और वो टैंकों की मरम्मत के काम का जायजा लेने पहुंचा था। कहा जा रहा है कि इन टैंकों को अगले 3 सालों में नया बनाकर उन्हें रूसी सेना में शामिल किया जाएगा। T-62 टैंक को नए थर्मल और नाइट विजन ऑप्टिक्स से लैस किया जाएगा। रूस ने कुछ T-62 टैंकों को पहले यूक्रेन भेजा था, लेकिन वहां यूक्रेन की सेना ने इनमें से कई टैंकों पर कब्जा कर लिया था। रूस के पास इस समय हजारों की तादाद में T-62 टैंक मौजूद हैं।
इस बीच रूस ने बड़ा दांव खेला है। रूस बाल्टिक सागर के जरिए जर्मनी जाने वाली नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से यूरोप को गैस की आपूर्ति फिर शुरू करने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि गैस की सप्लाई यूरोप को नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के एक हिस्से से की जा सकती है। पुतिन ने कहा कि लेकिन इस पर गेंद अब यूरोप के पाले में है। यूरोप को यह फैसला लेना है कि वो गैस की सप्लाई चाहते हैं या नहीं। हालांकि पुतिन ने यह भी साफ कर दिया है कि वो कम कीमत पर तेल नहीं बेचेंगे। पिछले महीने हुए एक ब्लास्ट में पाइपलाइन का नुकसान पहुंचा था और पुतिन ने कहा कि इन पाइपलाइंस को रिपेयर करना संभव है। और वहीं बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने साईं बाबा के चमत्कार का दावा किया। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने शिरडी के साईं बाबा के चमत्कार का दावा किया है। तेज प्रताप के मुताबिक साईं बाबा का ध्यान करते हुए जब उन्होंने भभूत की मांग की तो अगले ही दिन उनके टेबल पर अपने आप भभूत का पैकेट मिल गया। कानपुर में घर पर बदमाशों के कब्जे के बाद एक बुजुर्ग महिला ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस और बदमाशों की मिली भगत से उसके घर पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में बाढ़ के पानी में एक ट्रक बह गया। ट्रक पानी के बीच रास्ता पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बस कुछ ही सेकंड में ट्रक पानी में समा गया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं। राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बीती रात 2 जगह बांध टूट गए। बांध टूटने से अब बाढ़ प्रभावित गांवों की संख्या 300 के पार पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में बांध टूटने की वजह से बारिश और बाढ़ का कहर ज्यादा बढ़ गया है। राज्य के सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी पर बना अशोकवा मदरहना बांध कल रात को 2 जगहों पर टूट गया, जिससे करीब 300 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए और हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। पानी की तेज धारा की वजह से जगह जगह सड़कें टूट गई और घरों में पानी घुस गया। धीरे धीरे पानी इतना बढ़ गया कि कई घर डूब गए और लोग छतों पर अपने रहने का इंतजाम करते दिखे। बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए कुछ लोग सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों पर जाने की तैयारी करते नजर आए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि लोग जाएं तो जाएं कहां? भयानक बाढ़ की वजह से राज्य की कई मुख्य सड़कें तक नदी में बदल गई और सिद्धार्थनगर से नेपाल को जोड़ने वाला इटवा डेवरवा मार्ग लुप्त हो गया। बाढ़ की चपेट में आकर कुछ लोगों की मौत की खबर आई तो प्रशासन का अमला राहत बचाव के लिए मौके पर पहुंच गया। जनपद सिद्धार्थनगर में जो 2 नदियां हैं, राप्ती और बूढ़ी राप्ती में अत्यधिक पानी आने के कारण से बाढ़ आई है और अभी तक 129 गांव हैं जो कि प्रभावित हुए हैं। डीएम और एसपी को अगर प्रभावित इलाके में पानी में उतरने की नौबत आई तो इसकी खास वजह है। बताया गया कि एक रिक्शा वाला अपनी पत्नी और मासूम बेटियों को रिक्शा पर बिठाकर सुरक्षित ठिकाने पर जाने की कोशिश कर रहा था। इस रिक्शा चालक का परिवार के साथ एक वीडियो भी सामने आया। जब पूरा परिवार रिक्शा से सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था तब खतरे को देखते हुए कुछ लोग उन्हें रोकते सुनाई पड़े। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ये परिवार गायब हो गया, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है। लेकिन ये हालत केवल यूपी के सिद्धार्थनगर की ही नहीं, कुछ ऐसा ही हाल बाराबंकी का भी नजर आया, जहां उफनाई घाघरा नदी जब बेकाबू हुई तो कई गांव के लोग बेघर हो गए। फिर तो खेत खलिहान और घरों के निशान तक मिट गए और जहां बांस के टेम्पररी पुल बचे दिखे, वहां से जान जोखिम में डालकर लोग सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ते नजर आए। हर पल बदतर होते हालात को देखते हुए प्रशासन ने राहत बचाव के लिए इलाके में नावें उतार दी। इन नावों से बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित निकालने का सिलसिला तो चल पड़ा, लेकिन सर पर छत की कमी और खाना बनाने तक की जगह नहीं मिलने पर यही नाव लोगों के घर में बदल गए। महिलाओं ने बच्चों के साथ नाव को ही रहने के ठिकानों में बदल दिया और यही नाव उनके लिए रसोई घर भी बन गया, जहाँ परिवार की भूख मिटाने के लिए चूल्हे जल गए। घरों में पानी भर गया है, इतनी समस्याएं हो रही हैं, जीव जंतु निकल के घर में आ रहे हैं। खाना बनाने के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको खाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई भी सुविधा मुहैया नहीं हुई है। गांव ही नहीं, इलाके के कस्बे और मुख्य सड़क भी पानी में डूबे नजर आए और समुद्र की तरह नजर आने वाली सड़कों पर खतरों के बीच इक्की दुक्की गाड़ियां चलती दिखी। जिनके पास साधन नहीं, वो छाती और कमर तक पानी में ऊंचे स्थानों की तरफ जाने की कोशिश करते दिखे। गाँव में खाली घर, बकरी और कटी सड़कें असलियत बताने को बच गयी। वहीं पाकिस्तान में सिंध प्रांत के जमशोरो शहर में लोगों से भरी एक बस में भीषण आग लग गई। हाईवे पर चलती बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दर्दनाक हादसे में कई बच्चों और महिलाओं समेत 21 लोगों की झुलसकर मौत हो गई, क्योंकि बस में लगी आग इतनी तेजी से भड़की कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आग कितनी भीषण थी, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। आग लगने के कुछ ही मिनट के अंदर पूरी बस लपटों में घिरी नजर आई और थोड़ी ही देर में जलकर राख हो गई। हाईवे पर बस में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया।
बस में फंसे लोग मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि बाहर खड़े लोग कुछ नहीं कर पाए। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया गया कि जैसे ही ड्राइवर को बस में आग की जानकारी लगी, उसने बस को हाईवे किनारे रोक दिया, जिसके बाद कुछ यात्री बस से कूद गए। हालांकि जान बचाने के चक्कर में बस से कूदे लोग जख्मी भी हो गए। वहां पहुंची रेस्क्यू टीम ने घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जिनमें कई की हालत खराब बताई जा रही है। इस भीषण अग्निकांड में बचे लोगों ने बताया कि बस के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में खराबी की वजह से आग लगी, जिसने पल भर में पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। इस बस में बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग सवार थे, जो बाढ़ का पानी घटने के बाद कराची से अपने घर लौट रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में ये हादसा हो गया। मरने वालों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इस हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री ने हादसे की जाँच के आदेश देते हुए रिपोर्ट मांगी है। यहाँ दिल्ली की अलग अलग लैंडफिल साइट्स पर जमा कूड़े के ढेर ने दिल्ली सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है। प्रदूषण की निगरानी करने वाली संस्था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी कि एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली की तीनों लैंडफिल साइट्स पर आज भी करीब 3 करोड़ मीट्रिक टन कचरा जमा है। एनजीटी ने कचरे के निपटारे के लिए 300 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी का यह भी कहना है कि लैंडफिल साइट्स पर कई वर्षों से जमा कचरे की वजह से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। एनजीटी के मुताबिक दिल्ली के गाजीपुर, भलसवा और ओखला लैंडफिल साइट्स पर 80% कचरे का निपटारा नहीं हो पाया है। एनजीटी ने 31 दिसंबर तक जुर्माने की रकम जमा करवाने और 5 जनवरी 2023 तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सैकड़ों लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि यूपी पुलिस ने उत्तराखंड में आकर बेगुनाह की जान ले ली है। में उत्तराखंड पुलिस के समझाने के बाद ही स्थानीय लोग वहां से हटे। दरअसल यूपी पुलिस 50,000 के इनामी खनन माफिया जफर का पीछा करते हुए उधम सिंह नगर के भगतपुर गांव पहुंची थी। सादे कपड़ों में आए पुलिसकर्मी हाथों में हथियार लेकर बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के घर में घुस गए। आरोप है कि विरोध करने पर यूपी पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली ब्लॉक प्रमुख गुरताज की पत्नी गुरप्रीत को लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे भी जाम कर दिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। 10-12 लोग थे, एक ने पिस्टल निकाला, लेडीज भी आ गई थी वहाँ पे। ग्रामीणों के मुताबिक यूपी पुलिस बिना उत्तराखंड पुलिस को जानकारी दिए दबिश देने पहुंची थी। आरोप है कि कुछ पुलिस कर्मियों ने शराब भी पी हुई थी। 10-12 लोग थे, उनका पिस्टल भी वहीं पकड़ा गया। 4-5 लोग भी वहीं पकड़े, दारू पी रखी थी। गुस्साए ग्रामीणों ने यूपी के पुलिस कर्मियों को पकड़कर उत्तराखंड पुलिस के हवाले भी किया था, लेकिन यूपी के पुलिसकर्मी उत्तराखंड पुलिस के चंगुल से भागने में कामयाब रहे। अब पूरे मामले में यूपी और उत्तराखंड पुलिस आमने सामने आ गई है। यूपी पुलिस का आरोप है कि दबिश डालने गए पुलिसकर्मियों को बंधक बनाया गया और उनके हथियार छीन लिए गए। मुरादाबाद के डीआईजी शलभ माथुर ने कहा कि पुलिस की टीम एक 50,000 के इनामी बदमाश का पीछा करते हुए पहुंची थी। जब पुलिस टीम ने अपराधी को सौंपने को कहा तो उस पर हमला कर दिया गया। इस दौरान 5 बार फायरिंग भी की गई। पुलिस टीम के ऊपर हमला किया गया, फायरिंग की गई। हमारे 3 पुलिसकर्मियों को गनशॉट इंजरी है। डीआईजी ने कहा कि एक महिला की भी मौत हुई है, जिसके कारणों की जांच की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि झड़प के बाद से यूपी पुलिस के 3 असले भी मिसिंग हैं। एसओजी की जो गाड़ी थी उसको भी वहाँ पर जलाया गया। तो हमारे 3 असले जो हैं वो भी अभी मिसिंग हैं। उत्तराखंड पुलिस ने दावा किया कि यूपी पुलिस ने सादे कपड़ों में बिना उधम सिंह नगर पुलिस को जानकारी दिए दबिश डाली। जब यूपी के पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया तो वो वहाँ से भाग गए। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक उसके पास घटना से जुड़े सारी फुटेज और सबूत हैं। मारपीट हुई है, धक्का मुक्की है, बल प्रयोग करते हुए हमारे इससे बाहर गए हैं और वो कहीं नहीं छुपेगा। वो फुटेज सब कुछ हमारे कब्जे में है। वहीं क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में एक कॉमिक बुक रिलीज की गई है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि देते हुए उनके जीवन पर आधारित कॉमिक बुक रिलीज की गई है। इस कॉमिक बुक में उनके 70 साल के शासन यानी रानी बनने से लेकर उनकी अंतिम विदाई तक को चित्रित किया गया है। तानाशाह किम जोंग उन की निगरानी में उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपनी क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया वो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर हाथापाई हुई। इजरायली पुलिस अपने एक सैनिक के हत्यारे की तलाश में लोगों से पूछताछ कर रही थी जब अचानक हिंसा भड़क गई।
रूस के कच्चा तेल जर्मनी पहुंचाने वाली पाइपलाइन में रिसाव का पता चला है। पाइपलाइन में रिसाव पोलैंड के सीमा क्षेत्र में हो रहा है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रिसाव तकनीकी हादसा है या षड्यंत्र, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। बारिश के कारण घरों की बिजली गुल हो गई है। हालातों को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। असम के धेमाजी जिले में तेज बारिश के बीच पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे आ गया और नदी में समा गया। पानी की उठती लहरें बता रही हैं कि कितना बड़ा हिस्सा पहाड़ से नीचे गिरा। तस्वीरें असम के धेमाजी जिले की हैं, जहां के गोरू कामुक में सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। लैंडस्लाइड के बाद प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद ठेकेदारों ने मजदूरों को साइट से बाहर कर दिया। बीते कई दिनों से बारिश के दौरान यहां पहाड़ से छोटे छोटे हिस्से लगातार नीचे गिर रहे हैं, जिसके कारण 2 निर्माणाधीन सुरंगें पहले ही बंद हो चुकी हैं। साथ ही बांध को जोड़ने वाली सड़क भी लगभग पूरी तरह से खराब हो चुकी है। ताजा लैंडस्लाइड के बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मरम्मत का काम प्रभावित हुआ है। असम के इस धेमाजी जिले में बाढ़ के बाद गांव के गांव पानी में डूब गए हैं और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के लिए बोट की मदद ली जा रही है। असम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। धेमाजी जिले में ज्यादातर ग्रामीणों ने अपना घर छोड़ दिया है और सुरक्षित जगहों में शरण ले ली है। जो बचे हैं वो किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। SDRF और जिला प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव काम में लगी हुई है। बोट की मदद से लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। असम के बाढ़ की तीसरी लहर से धेमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, लखीमपुर और नगांव जिलों के 110 गांवों के करीब 70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। धेमाजी जिले में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, जहां 16,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद लखीमपुर है, जहां 11,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं दुबई के एक म्यूजियम में एक रोबोट लोगों से उन्हीं की तरह बात करती दिखी। इस रोबोट का नाम अमेका है, जिसे म्यूजियम में काम करने वाले किसी स्टाफ की तरह तैनात किया गया है। और ड्यूटी पर तैनात अमेका म्यूजियम में आने वाले लोगों के हर सवाल का जवाब बड़े इत्मीनान से दे रही थी। अमेका को उसका आइडेंटिटी कार्ड भी दिया गया है और कहा गया कि वो दुबई के म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का गेस्ट रिलेशन कॉर्नर संभालेगी। इसके बाद जो भी सवाल अमेका से किए गए, उसने सबसे सटीक जवाब दिए। Thank you very much. अमेका अंग्रेजी के साथ साथ अरबी भाषा भी बोलती है। ये रोबोट इंसानों की तरह हंसती भी है और बात के मुताबिक अपने चेहरे के भाव भी बदलती है। रोबोट होना कैसा लगता है, इस सवाल पर अमेका का जवाब था, It's fantastic. I love it. I don't age and I have no wrinkles. दावा है कि अमेका इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स में दुनिया की सबसे एडवांस रोबोट है। कोलकाता के पास टॉलीगंज में एक बिल्डिंग के अंदर आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखी गई। रिहायशी इलाके में आग लगने के बाद यहां हड़कंप मच गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई। आग इतनी भयावह थी कि उसे बुझाने में 5 घंटे से ज्यादा का समय लग गया, जबकि आग बुझाने में फायर ब्रिगेड टीम को अपनी 15 से ज्यादा गाड़ियां लगानी पड़ी। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो इलाका काफी घनी आबादी वाला बताया जा रहा है, जिस वजह से आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम को काफी मुश्किलें आई। सुरक्षा वजहों से आसपास की बिल्डिंग को भी खाली करा लिया गया था। जिस बिल्डिंग में आग लगी वहाँ एक प्रोडक्शन हाउस चलता था। आग से बिल्डिंग में रखा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत की बात रही कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने के पीछे क्या वजह थी, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। इटली के साइकिलिस्ट फिलिपिनो गाना ने साइकिलिंग की दुनिया के स्पीड का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। स्विट्जरलैंड में हुई एक प्रतियोगिता में फिलिपिनो गाना ने साइकिल से 1 घंटे में 56.7 किलोमीटर की दूरी तय की। ये 1 घंटे में किसी भी व्यक्ति द्वारा सबसे तेज साइकिलिंग का नया रिकॉर्ड है। इसके साथ ही फिलिपिनो गाना ने 1 घंटे में सबसे ज्यादा दूरी तय करने का 26 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तब 1996 में क्रिस बोर्डमैन ने साइकिल से 60 मिनट में 56.37 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस इवेंट में फिलिपिनो गाना ने जिस साइकिल का इस्तेमाल किया वो 3D टेक्निक से बनाई गई है और इस साइकिल की कीमत 26 लाख रुपए बताई जा रही है। यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज भी यूपी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बस्ती जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया।
यूपी के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद डेंगू के मामलों में तेजी आई है। प्रशासन ने हालातों का संज्ञान लेते हुए स्कूली बच्चों को फुल पैंट फुल शर्ट पहनकर आने की सलाह दी है। यूपी के बहराइच में बाढ़ के पानी में डूबकर एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नदी के पास अचानक महिला का पैर फिसल गया और वो पानी में बह गई। हादसे के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं। बाढ़ बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिसके बाद अब लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। मेक्सिको के एकापुल्को शहर में बाढ़ की तेज धार के बीच कुछ लोग बहने लगे। चक्रवाती तूफान जूलिया की वजह से मेक्सिको के कई शहरों में भारी बारिश हुई, जिसके बाद शहर की सड़कों पर सैलाब आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान एक लड़की फिसल गई और बहने लगी। गनीमत ये रही कि आगे खड़े कुछ लोगों ने उसे बचा लिया। एक बाइक सवार ने तेज धार में आगे बढ़ने की गलती की तो वो भी बहने लगा। बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति ने बाइक सवार को बचाया, लेकिन उसकी बाइक बह गई। इस तूफानी बारिश और बाढ़ के बीच बिजली भी कड़कती रही। शहर के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे दिखाई दिए। एक जगह तो एक कार तिनकों की तरह पानी में बहती दिखाई दी। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से तमाम गाड़ियां सड़कों पर फंस गई। बताया जा रहा है कि सेंट्रल अमेरिका के देशों में ये बारिश जूलिया नाम के चक्रवाती तूफान की वजह से हो रही है। बारिश और बाढ़ की वजह से मेक्सिको में एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। यूपी के शाहजहांपुर में बजरंग बली के प्राचीन मंदिर को शिफ्ट करने के लिए जैक लगा दिए गए हैं। मंदिर हाईवे के विस्तार के रास्ते में आ रहा था, इस कारण इसे शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। दरअसल तिलहर के कचियाना खेड़ा के पास NH24 पर बजरंग बली का प्राचीन मंदिर है। हाईवे को 4 लेन में बदलने का काम शुरू हुआ तो ये मंदिर लखनऊ से बरेली जाने वाली मेन लेन में आ गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने बातचीत के जरिए मंदिर को हाईवे से 80 फीट पीछे ले जाने का फैसला किया। मंदिर के लिए जमीन की तलाश चल ही रही थी कि एक मुस्लिम शख्स बाबू अली सामने आए। बाबू अली ने मंदिर के पास ही स्थित अपने 1 बीघा खेत को मंदिर के लिए दान करने का फैसला लिया। इससे देश को भी बड़ा सहयोग मिल सकता है अगर हमारे देश की जनता इस रास्ते को स्वीकार करे। बाबू अली ने पूरी लिखा पढ़ी के साथ अब खेत को बजरंग बली के नाम दान कर दिया है। इस पहल की जिला प्रशासन भी तारीफ कर रहा है। अली जी ने जमीन दान की है अपनी मंदिर के लिए और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। जल्द ही मंदिर को नेशनल हाईवे से शिफ्ट करके बाबू अली की जमीन पर स्थापित कर दिया जाएगा। फिलहाल मंदिर को शिफ्ट करने के लिए जैक लगाया जा रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव पर वोटिंग की गई। प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत ने दूरी बनाए रखी। वोटिंग के नतीजे से जहां यूक्रेन खुश है, वहीं रूस आग बबूला। जिसके बाद UNGA में यूक्रेन के एक अधिकारी ने अपनी ये तस्वीर ट्वीट कर रूस पर तंज कसा। तस्वीर में यूक्रेन का अधिकारी दूरबीन लेकर वोटिंग के नतीजे देखता नजर आया। ये प्रस्ताव यूक्रेन के 4 शहरों पर रूसी कब्जे की निंदा करने के लिए लाया गया था। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले देशों की संख्या 143 रही। Results of the vote is as follows: in favor 143, against 5, abstentions 35. भारत प्रस्ताव पर वोटिंग में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसने कहा कि युद्ध को बढ़ाना किसी के भी हित में नहीं है। India is deeply concerned at the escalation of the conflict in Ukraine, including the targeting of civilian infrastructure and the deaths of civilians. अमेरिका ने एक बार फिर रूस पर निशाना साधा है। उसने कहा है कि UNGA के प्रस्ताव पर वोटिंग के नतीजे दिखाते हैं कि रूस दुनिया को डरा नहीं सकता। इससे पहले अल्बानिया की तरफ से पेश किए गए निंदा प्रस्ताव पर रूस ने गुप्त वोटिंग की मांग की थी, लेकिन 107 देशों ने सार्वजनिक वोटिंग के पक्ष में मतदान किया था। अब हम आपको बताते हैं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के देशों का वोटिंग में क्या रुख रहा। रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भी वोटिंग से दूरी बनाए रखी। श्रीलंका भी भारत और पाकिस्तान के रास्तों पर ही चला, लेकिन बांग्लादेश ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया था। नेपाल और भूटान ने भी निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया। वहीं मालदीव्स और अफगानिस्तान ने भी रूस के खिलाफ वोटिंग की थी। और आज पूरे देश में करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। इस वक्त कुछ तस्वीरें आ रही हैं मुंबई से, जहां बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पूजा करने पहुंचे करवा चौथ की। रवीना टंडन, एक्ट्रेस रवीना टंडन हाथ में पूजा की थाल लिए और साथ ही शिल्पा शेट्टी भी नजर आ रही हैं लाल रंग की साड़ी में, वो भी पूजा करने पहुंची। करवा चौथ के त्योहार को खूब धूमधाम से मनाया जाता है पूरे देश में और खास तौर पर बॉलीवुड में। एक्ट्रेस अनन्या पांडे की मां भावना पांडे, महीप कौर, संजय कपूर की वाइफ, वो भी नजर आई हाथ में पूजा की थाल लिए। करवा चौथ पर सभी
औरतों को आज चांद का इंतजार है। मुंबई में चांद निकलने का समय 8 बजे के बाद का बताया जा रहा है। अब देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन पहले सफर पर ऊना से दिल्ली के लिए निकली। इस दौरान कई वीवीआईपीज ने ट्रेन से सफर भी किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत कई सांसद और विधायक ऊना से दिल्ली के लिए चली वंदे भारत ट्रेन में सवार हुए। पहले सफर में आप देखिए कौन कौन लोग हैं जो इस अनुभव को देख रहे हैं। उसमें खुद रेल मंत्री हैं, हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए ये ट्रेन काफी फायदेमंद साबित होगी। सभी को इसका लाभ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया कि पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से संकल्प दिया है कि देश के कोने कोने को यानी हर राज्य को वंदे भारत ट्रेन जोड़ेगी। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के दौरान रायगढ़ में कबड्डी मैच का आयोजन किया गया था। इस कबड्डी मैच में एक खिलाड़ी बेहोश हो गया। बाद में उस खिलाड़ी की अस्पताल में मौत हो गई। इससे पहले कबड्डी खिलाड़ी ठंडाराम मालाकर घरघोड़ा क्षेत्र में कबड्डी का एक मैच खेल रहा था। मैच के दौरान जब ठंडाराम को दूसरी टीम के एक खिलाड़ी ने पकड़ा तो वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद ठंडाराम को उठाने की कोशिश की गई लेकिन वो बेहोश हो गया था। ठंडाराम को तुरंत नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे रायगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। लेकिन मेडिकल कॉलेज पहुंचने में देरी की वजह से ठंडाराम की जान नहीं बचाई जा सकी। घरघोड़ा से रायगढ़ का रास्ता बेहद खराब होने की वजह से एम्बुलेंस को दूसरे रास्ते से ले जाना पड़ा और यही वजह रही कि ठंडाराम को अस्पताल पहुँचाने में देर हो गयी। 4 घंटा लगा है रायगढ़ पहुँचने के लिए हॉस्पिटल। इसका जिम्मेदार सब प्रशासन ही है। बीजेपी ने ठंडाराम की मौत के लिए सरकार और खेल आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया। स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं थी, इसलिए वहां के खेल आयोजकों के ऊपर तत्काल एफआईआर दर्ज किया जाए। राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने ठंडाराम के परिवार वालों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया, लेकिन परिवार वाले 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। वहीं मुकेश अंबानी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। मुकेश अंबानी ने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना करने के बाद 5 करोड़ रुपए का दान दिया। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। बर्फबारी के बावजूद अब भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 26 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, वहीं 27 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। झारखंड के धनबाद में रेलवे ने भगवान हनुमान को मंदिर खाली करने का नोटिस थमा दिया है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जारी अभियान के तहत रेलवे ने भगवान हनुमान के नाम से नोटिस जारी किया है, जिसमें मंदिर हटाने और जमीन खाली करवाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि जानकारों के मुताबिक अब नोटिस को मंदिर से हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए जंगल से 3 आईईडी बरामद किए। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। अब भले ही हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आया और ये विवाद खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस पर सियासत शुरू होते देर नहीं लगी। दोनों ही पक्षों से बयानों के दौर शुरू हो गए और समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ऐसे मामलों में अपनी पहचान के मुताबिक बयान देने में देरी नहीं की। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें। इससे क्योंकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है। इससे बर्क का बयान आया तो बीजेपी ने इसे भद्दा बताने में देरी नहीं की। शफीकुर रहमान साहब पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। बर्क ने इस्लाम और समाज को नुकसान से बचाने के लिए हिजाब की जरूरत बताई तो इसी मामले में AIMIM के प्रमुख ओवैसी मजहबी दलील के साथ कूद पड़े। कर्नाटका की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही हैं, इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ये कहा है, हुक्म दिया है और वो इसलिए पहन रही हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है। ओवैसी ने हिजाब विवाद को बीजेपी का खड़ा किया विवाद बताया। वैसे हिजाब मामले पर ओवैसी शुरुआत से ही मुखर रहे हैं और उनके निशाने पर बीजेपी रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला आने तक बीजेपी इस मुद्दे पर बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। चूंकि ये मामला कर्नाटक के स्कूल कॉलेज से शुरू हुआ, इसलिए इस पर कर्नाटक सरकार की राय भी आ गई। हालांकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक इस बयान में कुछ आपत्तिजनक नहीं। Karnataka Education Act and rule does not permit any religious items inside the class. So we are very clear that no student can wear hijab inside the class.
वरिष्ठ वकील और एनसीपी नेता माजिद मेमन इस मामले में साफ साफ कुछ भी कहने से बचते दिखे। संविधान में दिए गए सभी अधिकारों में से कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता। इस मामले में अब जो भी होना है वो सुप्रीम कोर्ट को करना है, लेकिन आखिरी फैसला आने तक इस पर सियासी घमासान यूं ही चलता रहेगा, ये तय है। न्यूजीलैंड के समुद्री तट के ड्रोन वीडियो में व्हेल मछलियों की लंबी कतार दिखाई दी। ये 477 मछलियों के शव थे जो समुद्र से निकलकर तट पर फंस गई थी और चाहकर भी वापस समंदर में नहीं लौट पाई। पानी की कमी की वजह से इन सभी पायलट व्हेल मछलियों की मौत हो गई। इन व्हेल मछलियों के शव ऊपर से देखने में काले रंग की एक लंबी लकीर की तरह दिख रहे थे। ये व्हेल मछलियां चैटम आइलैंड के तट पर मिली, जो न्यूजीलैंड के मुख्य द्वीप से करीब 800 किलोमीटर दूर है। पिछले शुक्रवार को चैटम द्वीप के एक तट पर 232 और दूसरे तट पर 245 पायलट व्हेल फंस गई। चैटम द्वीप पर मुश्किल से 600 लोग रहते हैं और दूर दराज का तट होने की वजह से कोई मानवीय मदद भी इन पायलट व्हेल तक नहीं पहुंच पाई। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने अपने साथ पक्षपात किए जाने का आरोप लगाया है। थरूर ने कहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और पदाधिकारी खड़गे साहब को तो बुला रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं। बड़े बड़े नेता कि खड़गे साहब को स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं, बिठाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, लोगों को बुलाते हैं मीटिंग्स के लिए। पीसीसी से निर्देश जाते हैं कि आ जाओ, खड़गे साहब आ रहे हैं। इस किस्म की चीज़ें कई पीसीसी में हुए हैं और नेचुरली सिर्फ एक ही उम्मीदवार के लिए हुआ और मेरे लिए तो कभी नहीं था। कई बार मैं पीसीसी गया हूं और उसी दिन पीसीसी अध्यक्ष को होना मुश्किल था। बीते कई दिनों से उत्तराखंड में मुसीबत की बर्फबारी जारी है। गंगोत्री और यमुनोत्री में तो बीते कई दिनों से जारी हिमपात रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और घने बादलों और हिमपात के असर से दिन भर पहाड़ों पर गहरे शाम जैसा अंधेरा और धुंध नजर आया। बर्फ से ढकी चोटियां इस अंधेरे के बावजूद चमकती दिखी, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। एक तरफ बादल, दूसरी तरफ हिमपात और तीसरी तरफ ठंड। लेकिन मौसम के इन तीन रूपों के बावजूद श्रद्धालुओं के जोश में किसी तरह की कमी नहीं रही, क्योंकि 26 अक्टूबर को गंगोत्री और 27 अक्टूबर को यमुनोत्री के कपाट बंद होंगे। इसलिए इससे पहले श्रद्धालु हर हाल में दर्शन और पूजा कर लेना चाहते हैं। और आज देश भर में करवा चौथ की धूम है। पूरे देश में आज करवा चौथ की रौनक देखने को मिल रही है। अब से कुछ देर बाद पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। दिल्ली में आज करीब 8 बजे चांद दिखेगा। रामनगरी अयोध्या में इस बार होने वाले दीपोत्सव में फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी। अयोध्या के दीपोत्सव में इस साल 15 लाख दीपक जलाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के ऊना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन दिल्ली से हिमाचल के ऊना के बीच चलेगी। साथ ही ये ट्रेन चंडीगढ़ और अंबाला होते हुए कई सिख और हिंदू तीर्थ स्थलों को जोड़ेगी। राजस्थान के 84 विधानसभा के विधायक राजकुमार रोत ने 10वीं और 12वीं के 40 टॉपर बच्चों को उदयपुर से दिल्ली तक का हवाई सफर कराया। विधानसभा क्षेत्र में परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने वाले बच्चों के लिए ये खास इंतजाम किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया, जिन्हें कुछ घंटों के बाद छोड़ दिया गया। बीते दिनों पीएम मोदी और मंदिर पर विवादित बोल का उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन आम आदमी पार्टी के गुजरात संयोजक इटालिया जब राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर पहुंचे तो उनके साथ समर्थकों का हुजूम था, जो लगातार नारेबाजी कर रहे थे। पूछताछ से पहले खुद इटालिया ने अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई को बीजेपी के विरोध का नतीजा बताया। अंदर महिला आयोग में पूछताछ शुरू हुई तो बाहर गोपाल इटालिया के समर्थकों की नारेबाजी। बताया गया कि बाहर के हंगामे की वजह से महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से इटालिया के खिलाफ एक्शन लेने को कहा, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस एक्शन के बाद तो आम आदमी पार्टी का पारा 7वें आसमान पर चला गया और दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर दूसरे बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर पूछा कि बीजेपी गोपाल इटालिया के पीछे क्यों पड़ी हुई है, तो पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसे इटालिया की जाति से जोड़कर सवाल पूछा कि सत्ताधारी पार्टी को आखिर पटेल समाज से इतनी नफरत क्यों है। इसी तरह पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी इसे गुजरात में अपनी बढ़ती ताकत से जोड़कर बीजेपी की घबराहट बताना शुरू कर दिया। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में बुधवार को यूक्रेन रूस युद्ध पर चर्चा हुई। इस दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिस पर भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि पाकिस्तान यूएनजीए के मंच का दुरुपयोग कर रहा है और वो भारत के खिलाफ बेकार बयान देने की कोशिश कर रहा है। कंबोज ने कहा कि इस तरह का बयान पाकिस्तान की मानसिकता को दिखाता है और साथ ही इसके तहत पाकिस्तान बार बार झूठ बोलता है। कंबोज ने कहा कि जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र
हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा। तो भारत ने UNGA में पाकिस्तान को सीमा पार से आतंकवाद रोकने की सलाह दी। We call on Pakistan to stop cross-border terrorism so that our citizens can enjoy their right to life and liberty. अब एक बैंक कंपनी के विज्ञापन में बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान घर जमाई के तौर पर गृह प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद इस विज्ञापन को लेकर आमिर सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो रहे हैं। रियल लाइफ में जिस तरह दुल्हन घर में पहला कदम रखती है, उसी तरह इस विज्ञापन में आमिर घर में पहला कदम रखकर गृह प्रवेश कर रहे हैं। पहला कदम कौन रखेगा? इस घर में नया कौन है? नया तो मैं ही हूँ, मतलब। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि इससे सामाजिक भावनाएं आहत हो रही हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी विज्ञापन पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि आमिर खान को किसी की धार्मिक भावना को आहत करने की इजाजत नहीं है। इस तरह के तोड़ मरोड़ के जो अभिनय करने से धर्म विशेष की भावनाएं आहत होती हैं और इसलिए किसी की भी भावना को आहत करने की इजाजत उन्हें नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। वहीं कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास सिर्फ फिल्मों में कमियां निकालने का काम बच गया है। रोज अपराध बढ़ रहे हैं, रोज बलात्कार बढ़ रहे हैं, रोज कानून व्यवस्था ध्वस्त है, तो इन्हें यहाँ से हटा के सेंसर बोर्ड में लगा देना चाहिए। विवाद बढ़ता देख इस विज्ञापन को YouTube से हटा लिया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग दिखी। दोनों देशों के राष्ट्रपति का वायरल वीडियो देखकर अमेरिका बौखला गया है। वीडियो में नहयान रूसी राष्ट्रपति का कोट पहने दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर 12 अक्टूबर की है, जब नहयान सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे थे। पुतिन और नहयान के बीच यहाँ मीटिंग थी। इस दौरान अचानक सर्दी बढ़ गई तो पुतिन ने UAE के राष्ट्रपति को अपना कोट दे दिया। हालांकि नहयान का स्टाफ एक कोट लेकर बाहर खड़ा था, लेकिन नहयान ने पुतिन का कोट पहने रहना ही बेहतर समझा। इतना ही नहीं, पुतिन प्रोटोकॉल तोड़कर बाहर आए और गर्मजोशी के साथ नहयान को विदा किया। पुतिन की इस मेहमान नवाजी और कोर्ट डिप्लोमेसी को देखकर अमेरिका बौखला गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल कटौती के फैसले को लेकर सऊदी अरब को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली है। सऊदी अरब के लोगों का कहना है कि वो अमेरिका से ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे। سواء عسكريا سياسيا حتى إنتاجيا ما هي بحاجة لا أمريكا ولا شيء ثاني غيره। मिडिल ईस्ट में UAE को अमेरिका के सबसे करीबी दोस्तों में एक माना जाता है। वहीं बिहार के बेगूसराय में दुर्लभ प्रजाति का एक सांप रेंगता दिखाई दिया। बताया गया कि ये सांप एक ग्रामीण को मिला था, जिसके संरक्षण के लिए उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में मौजूद जज के सामने सांप को पेश किया। ये दुर्लभ किस्म का रेड सैंड बोआ सांप है, जो आमतौर पर राजस्थान या रेतीले इलाकों में पाया जाता है। ये दुर्लभ सांप गलत हाथों में ना पड़ जाए, इसलिए इसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इसे वन विभाग के हवाले कर दिया गया। ग्रामीण है, साधारण आदमी है और उसको संजोग बस वो सांप मिला था, तो हमने कहा कि आप तुरंत उस सांप को लेके आइए। इस रेड सैंड बोआ सांप को बेगूसराय से पटना भेजा जाएगा, जहां इसे सुरक्षित रखने का इंतजाम किया जाएगा। संरक्षण के अभियान के तहत इसको सुरक्षित करके रखा जाएगा फिलहाल तो, और उसके बाद इसके हैबिटेट में छोड़ देगा। रेड सैंड बोआ सांप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े पैमाने पर तस्करी होती है और इस एक सांप की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए बताई गई। और गाड़ियों को रोबोट की मदद से पार्क करने का एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। अगर आपको भी अपनी गाड़ी पार्क करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो ये तकनीक आपको बेहद पसंद आएगी। इस वीडियो को चीन का बताया जा रहा है। यहाँ एक कंपनी ने गाड़ियों को पार्क करने के लिए ये अनोखा रोबोट तैयार किया है। कई लोगों के लिए जमीन पर साइकिल चलाना मुश्किल होता है, लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट्स के इन शौकीनों को देखिए, हवा में कई फीट ऊपर सिर्फ एक रस्सी पर बैलेंस बनाते हुए साइकिल चला रहे हैं। साइकिल को अच्छे से बांधा गया है, लेकिन फिर भी नीचे खाई देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इस बच्चे के पिता इसे वाटर पार्क नहीं ले जा सके, तो उन्होंने घर पर ही खास इंतजाम कर दिया। टीवी पर एक वीडियो चलाते हुए पिता अपने बेटे को वाटर पार्क की राइड का अनुभव करवाने की कोशिश कर रहा है। पानी का एहसास दिलाने के लिए वो अपने बेटे पर पानी का स्प्रे भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर इस सुपर हीरो कैट का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। फिल्मों में अक्सर सुपर हीरो अपनी पहचान छिपाने के लिए आंखों पर एक मास्क पहना करते हैं, लेकिन इस बिल्ली ने कोई मास्क नहीं पहन रखा है। इसका रंग ही कुछ ऐसा है, जिससे ऐसा लग रहा है मानो इसने अपनी आंखों पर कुछ पहन रखा हो।